आज हम लोग उसी के आगे चलेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था एरिया वेक्टर और उसकी डायरेक्शंस, और 2 डायमेंशन में हम एरिया वेक्टर कैसे जानेंगे, 3 डायमेंशन में कैसे एरिया वेक्टर जानेंगे। ये सारी बातें हम लोगों ने कल डिस्कस की थी। आज हम लोग इसी के आगे चलेंगे। आज पढ़ेंगे गॉस लॉ। हम लोग इसी के आगे चलेंगे। आज बेटा बच्चे बहुत कम आए हैं। चलिए हेडिंग डालेंगे, गॉस लॉ। गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या कहती है? गॉस की प्रमेय कहती है किसी बंद पृष्ठ का कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ का कुल वैद्युत फ्लक्स उसके कुल आवेश का, उसके कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जो उसका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो उसके टोटल चार्ज का 1/ε0 गुना होता है। ये गॉस की प्रमेय है। और अब हम इसे प्रूफ करेंगे कि कैसे गॉस की प्रमेय को प्रूफ किया जाता है। तो इसी के आगे देखेंगे अब कि गॉस की प्रमेय के लिए प्रूफ कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे प्रूफ, और यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। एक सॉलिड स्फेयर बना लेंगे। क्या बना लेंगे? सॉलिड स्फेयर, ठोस गोला बना लेंगे। और इस गोले का सेंटर मान लेंगे O, और इसकी रेडियस कहीं से भी लीजिए, क्या मानेंगे? स्मॉल r। इस गोले के भीतर कहीं पर भी इसकी रेडियस लेंगे तो उसकी रेडियस क्या आएगी? स्मॉल r आएगी। और हमने मान लिया कि इस बिंदु पर भी रेडियस क्या होगी? स्मॉल r होगी। तो ये हमने मान लिया, ये भी स्मॉल r हो जाएगी। और यहाँ पर हमने ये एरिया वेक्टर ड्रॉ किया, और एरिया वेक्टर में मान लिया यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में वेक्टर E है, और यहीं पर हमारा सूक्ष्म घटक का क्षेत्रफल dA है। तो कल मैंने आपको बताया था जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसे हम किस रूप में लिख सकते हैं? फाई E इज इक्वल वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। और मैंने आपको ये कल बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग निकाल रहे हैं और इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो cos 90 बनाता है, यानी वहां पर टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और अगर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है, मेरी बात को ध्यान से समझिए, अगर एरिया वेक्टर, सपोज दैट ये हमारा एरिया वेक्टर है और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो यहाँ पर नेट फ्लक्स क्या आएगा? 0 आएगा। और अगर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हमारा एरिया वेक्टर हो गया और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, और अगर ये दोनों एक ही दिशा में है तो फाई E हमारा 0 नहीं आएगा, फाई E डज नॉट 0, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगी। फिर अगर थीटा एंगल बनेगा 60 डिग्री 45 डिग्री तो वहां पर भी कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगी। तो अगर वेक्टर A और वेक्टर E ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो वहां पे नेट फ्लक्स क्या आता है? 0 आता है। तो हमने मान लिया कि एरिया वेक्टर और वेक्टर E दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। बात समझ में आई? दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। तो इसके लिए
क्या हो जाएगा, ये हमारा समीकरण लिखा हुआ है। और यहाँ पर हम लोग इस इंटीग्रेशन में ये गोला क्यों लगाते हैं, गोला इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये बंद पृष्ठ है, क्लोज्ड सरफेस है। मैंने आपको कल बताया था कि गॉस की प्रमेय कहाँ पर लागू होती है, सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड सरफेस पर, यानी बंद पृष्ठ पर ही लागू होती है, कभी खुले हुए पृष्ठ पर गॉस की प्रमेय लागू नहीं होती। और गॉस की प्रमेय की खासियत यह है कि गॉस की प्रमेय की सहायता से हम बहुत आसानी से किसी भी पृष्ठ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ में आ गई इतनी। ये जो सिंबल बना होता है इसमें हम ये क्लोज्ड यानी सर्किल गोला क्यों बनाते हैं, तो इसके पीछे रीजन है, ये इसलिए बनाया जाता है ताकि हम बता सकें कि ये जो पृष्ठ है ये बंद पृष्ठ है, खुला पृष्ठ नहीं है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, फाई ई इज इक्वल, यहां से वेक्टर हटेगा तो क्या आ जाएगा, ई डॉट डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0, तो यहाँ पे दिखा देंगे कॉस 0 की जो वैल्यू होगी वो हमारी 1 होती है, तो हमने साइड में दिखा दिया। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे, फाई ई इज इक्वल, यहाँ पे रखेंगे ई डॉट डी ए कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो ये आ जाएगा ई डॉट डी ए। ये बात समझ में आ गई। अब जो हमारा ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो क्या आया था बेटा, E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, यही आया था हमारा। पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यहाँ पर भी लिखेंगे फाई ई और नीचे आ जाएंगे फाई ई इज इक्वल, ई की वैल्यू उठा के रख देंगे तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट डी ए। ये बात समझ में आई। और गोले के लिए एरिया वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, अगर यहाँ पर भी डी ए है, यहाँ पर भी डी ए, यहाँ पर भी डी ए, अगर हर जगह हम छोटे छोटे घटक मानेंगे डी ए के, यानी यहाँ भी मान लिया, यहाँ भी मान लिया डी ए, 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 तो इस टोटल सरफेस का जो एरिया आ जाएगा, टोटल एरिया वो क्या आ जाएगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ पर उठा के हम रख देंगे फाई ई इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी ए की जगह रखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। एक मिनट, यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू पूरी नहीं रखी, क्या नहीं रखी है, ई की वैल्यू जो होती है वो Q अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ पे Q अपॉन आर स्क्वायर डॉट डी ए, और यहाँ पर भी लिखा जाएगा Q अपॉन आर स्क्वायर डॉट, और डी ए की वैल्यू क्या लिखेंगे गोले के लिए, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस 4 पाई से ये 4 पाई कट जाएगा, इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कट जाएगा, और हमारी गॉस की प्रमेय प्रूव हो जाएगी कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी Q इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट, तो इसको हम लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही क्या है, हमारी गॉस की प्रमेय है, या गॉस थ्योरम है, या गॉस लॉ है। तो ध्यान से देख लीजिए, इसमें जो बात समझ में ना आई हो उसको अभी क्लियर कर लेंगे। मैंने आप लोगों से बार बार कहा है कि जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको टोटल क्लियर करते चलिए, वो टॉपिक बाद में आपको दोबारा ना पूछना पड़े ना दोबारा पढ़ना पड़े, तो जो पढ़ें बिल्कुल क्लियर करते हुए चलें। क्या इतना क्लियर हो गया? शेर बहादुर जी, आपने पूछा गोले के बीच में लाइन क्यों होती है, तो गोले के बीच में हमने लाइन कहाँ बनाई है, जो हमने दिखाया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस शो की हैं। मान लीजिए यहाँ से कोई चार्ज गुजर रहा है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर भी हमारा इसी डायरेक्शन में है। ऐसा नहीं कि एरिया वेक्टर कहीं पर परपेंडिकुलर नहीं होगा, तो जहाँ पर परपेंडिकुलर होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जहाँ पर नहीं होगा वहाँ पर उसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी। तो जब नहीं आएगी 0 तो कितनी आएगी, उसके टोटल चार्ज के 1/एप्सिलॉन नॉट गुना आएगी। बात समझ में आई? फाइल में किसने बनवाया?
विजय बाबू साफ साफ शब्दों में पूछिए, कभी आप फाई लिख रहे हैं, कभी आप फाई लिख रहे हैं, कभी फाई लिख रहे हैं, अलग अलग वर्डों का चयन कर रहे हैं आप। पहली बात तो फाई नहीं है, पाई होता है। और ये जो गोला है इसमें बहुत सारे एरिया वेक्टर बनेंगे, तो उन एरिया वेक्टरों में कुछ परपेंडिकुलर होंगे, कुछ पैरेलल होंगे। तो जो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के पैरेलल होगा वहाँ पर cos 0 बनेगा, और जो परपेंडिकुलर होगा वहाँ पर cos 90 बनेगा। तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। कल ही मैंने आप लोगों को 2D और 3D दोनों बताया था। ये जो लाइन है ये क्यों होती है, यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस लाइन में गोला बना होता है। इसमें मैंने आपको बताया ये जो लाइन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल है, इसको इंटीग्रेशन की तरह बनाया जाता है और बीच में इसको गोला कर दिया जाता है। तो गोला क्यों किया जाता है इस लाइन में, क्योंकि ये बंद पृष्ठ के लिए प्रमेय है, खुले हुए पृष्ठ की नहीं। सबसे पहले मैंने इसी चीज का जिक्र किया है। आप लोग ध्यान से बातें सुनते नहीं हैं, उसके बाद पूछते हैं। मैंने इसी चीज को बताया है कि इस सिंबल में हमने ये सर्किल इसलिए बनाया, या इसलिए साइंटिस्टों ने बनाया, क्योंकि ये प्रमेय सदैव बंद पृष्ठ के लिए लगाई जाती है, खुले हुए पृष्ठ के लिए नहीं लगाई जाती। जैसे ये गोला है तो ये गोला टोटली क्लोज्ड है। अब आप चाहे 2 डायमेंशन लीजिए चाहे 3D डायमेंशन लीजिए, कल मैंने दोनों डायग्राम आपको बना के बताए हैं। आप लोग ध्यान से वीडियो देखते नहीं हैं और ना तो ध्यान से बातें सुनते हैं। इसीलिए इस लाइन में गोला बनाया गया है ताकि ये क्लोज्ड सरफेस है, दूर से ही पता चले कि ये क्लोज्ड सरफेस है। और मैंने कल सभी के लिए बताया था, गोले का मीन्स है बंद पृष्ठ। साफ साफ शब्दों में कई बार मैंने कहा है कि जो गोला है ये क्लोज्ड सरफेस है। अगर हम रेक्टेंगल लेंगे वो भी क्लोज्ड सरफेस होगा, अगर हम स्क्वायर लेंगे वो भी क्लोज्ड सरफेस होगा, क्यूब लेंगे क्लोज्ड सरफेस, अगर सिलेंडर लेंगे तो भी क्लोज्ड सरफेस। तो हमने जितने भी कल टॉपिक पढ़े थे 2D और 3D, उन सब में मैंने आपको साफ साफ शब्दों में कहा था कि हम बंद पृष्ठ के लिए गॉस की प्रमेय लगा रहे हैं, ना कि खुले हुए पृष्ठ के लिए। खुले हुए पृष्ठ पर गॉस की प्रमेय लागू नहीं होती है। बात समझ में आई? चलिए इसी के आगे चलें। गॉस की प्रमेय ध्यान से देख लीजिएगा कि कैसे लगाई गई है। इसकी डिफिनीशन बहुत आसान होती है कि किसी भी बंद पृष्ठ के लिए उसका जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, वो उसके कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखिए ध्यान से। अब जो है वो हमारे एप्लीकेशंस हैं। वंदना ने कहा है इसको रिपीट कर दीजिए। बेटा अभी रिपीट कर रहे हैं, जस्ट अ मिनट। इसके एप्लीकेशन में ये प्रमेय बार बार आएगी तो मैं आपको इस प्रमेय के बारे में ही बताऊंगा। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। अब हम गॉस की प्रमेय की सहायता से अलग अलग कंडक्टर्स पर, अलग अलग नॉन कंडक्टर्स पर ये निकालेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है वहाँ पर। तो पहली हेडिंग जो है हमारी वो किसके लिए है? अनंत लंबाई के तार के लिए। किसके लिए? अनंत लंबाई के तार के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एक समान आवेशित अनंत सीधे लंबे तार के लिए
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। बात समझ में आई? इसके लिए हम लोग देखेंगे, वंदना परेशान नहीं होंगे, ये अभी मैं दोबारा बता रहा हूँ आगे। बात समझ में आई? इसमें आप जितना भी पढ़ेंगे वो रिपीटेड आएगा, क्योंकि बार बार गॉस थ्योरम ही आएगी। गॉस थ्योरम के अलावा आप किसी भी तरीके से इन डेरिवेशंस को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, हमने कहा कि हमारे पास एक सीधा लंबा तार है जो एक समान रूप से आवेशित है। अब आप इसको धन आवेशित भी कर सकते हैं, ऋण आवेशित भी कर सकते हैं। तो आप बताइए कि ये डेरिवेशन हम किस चार्ज को लेकर बता दें, प्लस आवेश को लेकर बता दें या ऋण आवेश को लेकर बता दें? कंफ्यूजन मत रखिएगा, बिल्कुल क्लियर रखिएगा। हम इसको दोनों तरीकों से कर सकते हैं, प्लस चार्ज से भी कर सकते हैं, माइनस चार्ज से भी कर सकते हैं। आई रिपीट, हम इसको दोनों आवेशों से प्राप्त कर सकते हैं, यानी ये डेरिवेशन दोनों आवेशों से प्राप्त किया जा सकता है, प्लस चार्ज से भी, माइनस चार्ज से भी। अब आप बताइए कि हम इसको प्लस चार्ज से बता दें या माइनस चार्ज से, लेकिन बताएंगे हम आपको एक ही। माइनस चार्ज से। देखिए, मान लिया कि ये जो हमारा तार है ये पूर्ण रूप से ऋण आवेशित है, ठीक? तो अगर ये ऋण आवेशित है तो कभी अगर आपने तार देखा होगा तो ये अंदर से खोखला होता है और बाहर से इसमें कोटेड लेप लगी होती है प्लास्टिक की, और इसके अंदर एक मेटेलिक वायर भरी होती है। यानी यहाँ पर अंदर ही अंदर क्या भरा गया है? एक मेटेलिक वायर, धातु की एक वायर भरी जाती है इसके अंदर, और इसके बाहर प्लास्टिक कोटेड वायर है। ये इसके ऊपर प्लास्टिक लगी हुई है, प्लास्टिक सरफेस लगी होती है, फाइबर सरफेस लगी होती है, ताकि इसको, और ये जो प्लास्टिक सरफेस है ये क्या है बेटा? इंसुलेटर है, ये अचालक है, और अचालक होने के कारण ये बाहर से अपने बाहर आवेश को निकलने नहीं देता है। इसीलिए हम वैद्युत धारा जब इसमें प्रवाहित कराते हैं तो ये हमको इलेक्ट्रिक करंट नहीं मारता है। बात समझ में आई? तो हम इसके बाहर एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, जो हमने आपको कल 3D डायमेंशन बताया था कि ये जो तार होता है ये सिलेंडर के आकार का होता है, बेलन के आकार का होता है। तो हमने इसके बाहर एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली। तो हम यहाँ लिखेंगे, ये क्या है? इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है। क्या है ये? इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है ये। बात समझ में आई? अब अगर ये प्लस चार्ज होता तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती वो बाहर होती, आउटवर्ड की डायरेक्शन में होती, लेकिन ये माइनस चार्ज है, यहाँ पर आपने माइनस चार्ज कहा है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो वायर की ओर होगी, इस प्रकार होगी। अगर इसमें प्लस चार्ज होता तो यही डायरेक्शन बाहर की ओर होती। तो हमने इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अंदर की ओर दिखाई है, क्योंकि ये माइनस चार्ज है, क्योंकि माइनस चार्ज धनावेश को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए इसकी डायरेक्शन इस प्रकार होगी। बात समझ में आई? अब जरा ध्यान से देखिए, अगर हम इस सिलेंडर का रेडियस r मान लें और इसकी लेंथ क्या मान लें? स्मॉल l मान लें, यानी इस पूरे सिलेंडर की जो लेंथ है वो l है और इसकी रेडियस क्या है? स्मॉल r है, और इसमें हम काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ लगा दें। तो जरा ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से इस डायग्राम को देखिएगा। इस सिलेंडर के ये जितना शेडेड रीजन है, ये जितना हम इस सिलेंडर के ऊपर शेडेड रीजन बना रहे हैं, ये जो हमारा शेडेड रीजन है, छाया प्रति वाला जो भाग है, इस भाग में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बदलेगी? नहीं बदलेगी, क्योंकि ये कांस्टेंट एरिया है, यानी हमने इस एरिया को निश्चित कर दिया है, और इस एरिया में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा। यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सरफेस है ये। तो अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज सरफेस है तो यहाँ पर जितना भी चार्ज है, मान लीजिए यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, तो इसके कारण जो इंटेंसिटी है वो प्रत्येक जगह समान होगी। और अगर प्रत्येक जगह इंटेंसिटी समान होगी तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यानी फाई ई इज इक्वल
वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। अब जरा ध्यान से देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अंदर की ओर है, और जो हमारा सूक्ष्म घटक का क्षेत्रफल है वो डी ए है, और उसकी डायरेक्शन ये है। बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अंदर की ओर है, और जो हमारा एरिया वेक्टर है वो बाहर की ओर है। तो जरा ये बताइए, इनके बीच में कोण कितने का बनेगा, एंगल कितने का बनेगा? जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इनके बीच में एंगल कितने का बनेगा? ध्यान से देखिए और ध्यान से सोच के बताइए। माइनस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो अंदर की ओर, अगर हम यहीं पे प्लस चार्ज लेते तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती? बाहर की ओर होती। तो अब जरा ध्यान से बताइए कि इनके बीच एंगल कितने का बनेगा? बेटा शेर बहादुर, एक तार के बाहर हम स्क्वायर शेप को गॉसियन सरफेस नहीं मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो तार की बनावट होती है वो बेलन की आकार होती है, यानी उसका जो सरफेस है वो सिलेंडर के आकार का है। तो हम किसी भी सरफेस के स्ट्रक्चर में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, क्योंकि जो वायर होता है वो बेटा ज़्यादातर सिलेंडर के आकार में, बेलन के आकार में पाया जाता है। इसलिए हम उसको स्क्वायर या रेक्टेंगल या क्यूब या क्यूबाइड नहीं मान सकते हैं। बात समझ में आई? हम उसके वास्तविक आकार में ही कल्पना करेंगे, क्योंकि उसका वास्तविक आकार ही बेलन के जैसा है, तो हम उसकी कल्पना भी बेलन के रूप में ही करेंगे कि इसके चारों ओर अगर इतना एरिया मान लिया जाए, कांस्टेंट एरिया, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने वाली नहीं है। हालांकि इसके बाहर जब आप बहुत दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे डिक्रीज होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी समाप्त नहीं होती, आप चाहे अनंत तक चले जाइए। तो जो ये हमारी वायर है ये इनफाइनाइट लेंथ है इसकी, इधर से भी इनफाइनाइट है और नीचे से भी इनफाइनाइट, यानी अपर साइड लोअर साइड दोनों तरफ इसकी लंबाई कितनी है? अनंत है। बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई बेटा? बेटा मैंने अभी अभी बताया वंदना कि जो बेलन होता है, तार कभी आपने देखा है वास्तव में? ये जैसे मान लीजिए हमारा जो ये मार्कर है, इसी आकार का हमारा वायर होता है, ठीक? और इस वायर में प्लास्टिक कोटेड लेप लगा होता है और इसके अंदर मेटेलिक वायर भरी होती है। तो जो इसका नेचुरल शेप है, प्राकृतिक शेप है, वो सिलेंडर के आकार का है, और अगर इसके नेचुरल आकार में हम छेड़खानी करेंगे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल पाएंगे और ना ही एरिया वेक्टर निकाल पाएंगे। तो जो हमारा पृष्ठ है वो कैसा है? नेचुरल रूप से सिलेंडर है, तो हम उसके बाहर कल्पना भी उसी आकार में करेंगे जिस आकार का उसका वास्तविक स्ट्रक्चर है। इज दैट क्लियर? इतना समझ में आ गया? अब ये बताइए cos 180 की वैल्यू कितनी होगी? बहुत ध्यान से सोच समझ के बताइए कि cos 180 की वैल्यू कितनी होगी? सभी बच्चे जल्दी से जल्दी कमेंट करें cos 180 की वैल्यू। जल्दी बताइए कमेंट में। -1, बिल्कुल सही। तो ये जो हमारी डायरेक्शन है, ये यहाँ पर एरिया वेक्टर किए हैं तो यहाँ पे -1 आएगा। अब यहाँ पर ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन डी ए इधर है, तो अगर दोनों को एक ही डायरेक्शन में लिया जाए तो एंगल कितना बनेगा? cos 0 बनेगा। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं phi e इज इक्वल
एरिया वेक्टर के साथ में इसको हम लिखेंगे ई डी ए कॉस थीटा। और अगर दोनों अंदर की डायरेक्शन में होंगे तो कॉस कितना बनाएगा 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। अब यहाँ पे हम लिखेंगे फाई ई इज इक्वल कॉस 0 लिखेंगे तो वो 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा फाई ई इज इक्वल ई डॉट डी ए। अब हम सिलेंडर का एरिया लिखेंगे तो सिलेंडर का जो एरिया होगा वो कितना होगा बेटा 2 पाई आर एल। यानी कि अगर इसके बहुत सारे घटक माने जाएं, यहाँ भी घटक माना जाए, यहाँ भी घटक माना जाए, यहाँ भी घटक, तो इन सब की अंदर की ओर डायरेक्शन ये हो जाएगी। और जितने भी घटक होंगे इस टोटल सिलेंडर का जो एरिया आएगा वो कैपिटल ए आएगा। यानी बहुत सारे छोटे छोटे डी ए मिलकर क्या बन जाएंगे कैपिटल ए बन जाएंगे। और कैपिटल ए की वैल्यू कितनी आएगी 2 पाई आर एल आएगी। तो इस 2 पाई आर एल को हम डी ए की जगह लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फाई ई इज इक्वल ई, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पर सिंबल बना देंगे इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू ए, इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू ए। तो ई कांस्टेंट है क्योंकि इस पूरे सिलेंडर में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो पा रहा है, तो ये बाहर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन डी ए। तो इसका ए के सापेक्ष यदि समाकलन किया जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी फाई ई इज इक्वल ई ए, और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, ये आ जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या पढ़ा है हमने, जो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2 और इन दोनों की आपस में तुलना करा देंगे। तो जैसे ही यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों की हमने तुलना कराई तो क्या आया, यहाँ पे आ गया ई ए इज इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और A की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी है किसके लिए, सिलेंडर के लिए। तो यहाँ पे A की वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा 2 पाई आर एल इज इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब 3 प्रकार की परिभाषाएं हैं, किसके लिए 2D के लिए और 3D के लिए। तो 2D 3D इन दोनों में 3 प्रकार के पृष्ठ होते हैं। जैसे तार है तो वो लंबाई में होगा, अगर स्क्वायर है और रेक्टेंगल है तो उसका पृष्ठ होगा, और अगर क्यूब और क्यूबाइड है और सिलेंडर है तो इनमें भी पृष्ठ होता है, और पृष्ठ के साथ साथ इनमें क्या होता है आयतन भी होता है। तो हमारी 3 प्रकार की इक्वेशन आती हैं, लीनियर सरफेस डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी, वॉल्यूम सरफेस डेंसिटी, यानी रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व और वॉल्यूम आवेश घनत्व यानी आयतन आवेश घनत्व। तो यहाँ पर इस तार की लंबाई में है आवेश, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तीनों की परिभाषाएं ध्यान से सुन लीजिएगा। एक होता है लेमडा इज इक्वल क्यू बाई एल, दूसरा होता है सिग्मा इज इक्वल क्यू बाई ए, और तीसरा होता है रो इज इक्वल क्यू बाई वी। तो पहले वाले की यूनिट होती है कूलाम अपॉन मीटर, दूसरे वाले की यूनिट होती है कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर, और तीसरे वाले की यूनिट कूलाम अपॉन मीटर क्यूब। अब परिभाषा ध्यान से सुनिए, तीनों की परिभाषाएं ध्यान से सुनिएगा कि एकांक लंबाई के तार पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। फिर दूसरे वाले की परिभाषा पृष्ठ आवेश घनत्व की, एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। और तीसरी परिभाषा जो है हमारी एकांक आयतन पर वितरित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, आयतन पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। और ये जो मैंने परिभाषाएं आपको बताई हैं ये पर मीटर होता है, अगर लेंथ में है तो पर मीटर, और अगर एरिया में है तो पर मीटर स्क्वायर, और अगर आयतन में है तो पर मीटर क्यूब। बात समझ में आई, यानी जितनी भी परिभाषाएं हैं वो हमारी पर मीटर वर्क करेंगी। तो अगर तार हमारा 3 मीटर लंबा है तो
क्या आ जाएगा 3 लेमडा, और अगर एरिया हमारा 6 मीटर स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा 6 सिग्मा, और अगर हमारा मान लीजिए आयतन 9 मीटर क्यूब है तो क्या आ जाएगा 9 रो, यानी कि अकॉर्डिंग टू पर मीटर स्क्वायर और पर मीटर क्यूब ही हम चलेंगे। तो जितनी भी परिभाषाएं हैं वो कांस्टेंट मानकर बनाई जाती हैं। इज दैट क्लियर? ये समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया बेटा? इसके आगे चलें? चलिए इसके आगे देखिए, दोनों को हमने इक्वल कर दिया, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे E इज इक्वल 1/2 पाई और एप्सिलॉन नॉट को एक साथ ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आ जाएगा Q अपॉन आर एल। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ आपको Q बाई एल दिख रहा है, तो हम इस Q बाई एल की जगह क्या लिख सकते हैं, लेमडा लिख सकते हैं। तो यहाँ साइड में लिख दीजिए लेमडा इज इक्वल Q बाई एल। तो यहाँ Q बाई एल की जगह हम क्या लिखेंगे, लेमडा, तो ये आ जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा लेमडा बाई आर। अगर हम इस समीकरण में ऊपर नीचे 2 से गुणा करा दें तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बाई आर, और यूनिट इसकी क्या होगी, न्यूटन अपॉन कूलाम। बात समझ में आई? तो ये एक तरीका है अनंत लंबाई के सीधे तार पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने का। इज दैट क्लियर? इसे ध्यान से देख लीजिए। आप इसे दोनों तरीकों से निकाल सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज से भी, निगेटिव चार्ज से भी। बात समझ में आई? इतना आ गया बेटा? आगे चलें। बोलते नहीं है भाई आप लोग कमेंट सेक्शन में। अगर ये समझ में आ गया हो तो इसके आगे चलें। आधे बच्चे देखते हैं, आधे बच्चे छोड़ के क्लास चले जाते हैं, उनका मन कहीं और लगा होता है। घर में पकौड़ियाँ बन रही होंगी, मौसम अच्छा है तो उनका दिमाग खाने में लगा होगा, चाय नाश्ते में लगा होगा। कौन पढ़े फिजिक्स, समझ में तो ऐसे भी नहीं आती है, हैं? पता नहीं क्या बताते रहते हैं। गॉस की प्रमेय, 2D 3D डायमेंशन चल रहा है, समझ में कुछ आ नहीं रहा है। समझ में तब आएगा जब समझने की कोशिश की जाएगी, है ना? क्यों बेटा? ये देखो विमलेन सो के आया है। सो लिए बेटा? उठ गए? बड़ी जल्दी उठ गए। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, इसी का एक और एप्लीकेशन है दूसरा। एक सरफेस लेंगे हम लोग और वो सरफेस कंडक्टर होगा फॉर कंडक्टिंग सरफेस। अब बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या निकाल रहे हो बेटा, आप निकाल रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और किसके लिए निकाल रहे हो? कंडक्टिंग सरफेस, यानी किसी चालक के लिए। कोई भी चालक चादर हो, उस चालक चादर के लिए आपको क्या निकालना है? क्या निकालना है बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है आपको। और अगर किसी भी चालक चादर की तीव्रता निकालनी है आपको तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले डायग्राम ड्रा करना पड़ेगा। तो हमने ये एक सरफेस बना लिया और इसमें सपोज दैट उस बार हमने निगेटिव से किया था तो इस बार हम पॉजिटिव से करेंगे। तो हमने इसको टोटली पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर दिखा देंगे। पूरे सरफेस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारी कंडक्टिंग सरफेस है। तो सपोज दैट ये कोई लोहे की चादर की प्लेट है। देखा है कभी लोहे की चादर की प्लेट?
ये हमने बनाई एक चादर, और ये चादर किसी कंडक्टर की है। समझ में आया? घर में ओढ़ने वाली चादर नहीं है ये, क्योंकि आजकल नींद बहुत आती है। तो ये हमने एक कंडक्टिंग सरफेस बना लिया। अब इस कंडक्टिंग सरफेस में ध्यान से देखिए, जब भी कोई चादर होती है तो हम उसे फोल्ड करते हैं, और जब हम उसे फोल्ड करते हैं तो अगर आप कपड़े की दुकान में गए होंगे तो कपड़े की दुकानों में देखा होगा, जो वहाँ पर कपड़ा लपेटा जाता है वो रोल करके लपेटा जाता है, और जब उसे रोल करके हम लपेटते हैं तो क्या बनता है? अगेन, अब आप लोग फिर से कहेंगे सर सिलेंडर सिलेंडर सिलेंडर, पता नहीं कितना सिलेंडर बनाएंगे आप। तो जब हम किसी भी वायर को देखते हैं तो वो खोखला होता है अंदर से, और उसके अंदर एक धातु की पतली पतली क्या मेटेलिक वायर भरी जाती है। उसी प्रकार कोई चादर होती है तो उस चादर को जब हम स्क्वायर और रेक्टेंगल में लपेटेंगे तो उसका एरिया बढ़ जाएगा, और अगर एरिया बढ़ेगा तो उसका वजन बढ़ जाएगा, और हम उस वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में असमर्थ हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इसी चादर को एक सिलेंडर के आकार में लपेटें तो इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना आसान हो जाएगा, और इसका जो सरफेस एरिया हो जाएगा वो एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, यानी एक परत के ऊपर एक दूसरी परत, दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत, तो यानी इसका सरफेस एरिया उसी के अंदर लपेटते हुए प्रवाहित हो जाएगा, समाहित हो जाएगा, एक के भीतर एक। बात समझ में आई? इसलिए हम इस चादर को भी क्या करेंगे? अगेन सिलेंडर मानेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो चादर है वो कुछ इस प्रकार से, हमने इसको सिलेंडर मान लिया। मान लीजिए कि ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये इस प्रकार से लपेटी गई होगी, तो ये यहाँ पर कुछ ऐसे आकार में बनेगी। तो मान लीजिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी प्लस चार्ज के कारण बाहर की ओर होगी। बात समझ में आई? तो इधर इस डायरेक्शन में इधर हो जाएगी। अब इस चादर के दो पृष्ठ होंगे, एक अपर साइड में और एक लोअर साइड में। तो यहाँ एरिया वेक्टर जो होगा वो वेक्टर डी ए होगा, और यहाँ जो एरिया वेक्टर होगा वो भी वेक्टर डी ए होगा। अब इस दिशा में जो एरिया वेक्टर है वो किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। सपोज दैट ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे cos 90 बनाएगा। यहाँ भी एरिया वेक्टर जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर भी cos 90 बनाएगा। और अगर जहाँ पे cos 90 बना रहा है वहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टोटल फ्लक्स जीरो हो जाता है। तो हम हमेशा वहीं पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक ही दिशा में हो। तो देखिए यहाँ पर भी एक ही दिशा में है और यहाँ पर भी एक ही दिशा में है, तो जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो दोनों पृष्ठों के लिए निकालेंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर आ जाएगा फाई ई इज इक्वल इंटीग्रेशन ए डी ए वेक्टर डी ए प्लस इंटीग्रेशन, इसको पहला पृष्ठ मान लिया, इसको दूसरा पृष्ठ मान लिया। यहाँ पर भी आ जाएगा वेक्टर डी ए और इंटीग्रेशन ए के सापेक्ष, क्योंकि इस पृष्ठ का कोई क्षेत्रफल होगा। बात समझ में आई? तो ये आ जाएगा फाई ई इज इक्वल, यहाँ से वेक्टर हटेगा तो ये बन जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, प्लस यहाँ से भी वेक्टर हटेगा तो ये बन जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। और अगेन कॉस थीटा क्या है? जीरो है, तो यहाँ पे दिखा देंगे साइड में कॉस जीरो इज इक्वल 1। अब बार बार हम 1 नहीं रखेंगे, डायरेक्टली इस लाइन में आगे चलेंगे तो ये आ जाएगा ई डी ए, और हमने डायरेक्ट समाकलन भी कर दिया और कांस्टेंट वैल्यू भी बाहर निकाल ली। प्लस ये क्या आ जाएगा? सॉरी, समाकलन करने के बाद में डी ए नहीं लगेगा, तो ये आ जाएगा ई ए, और ये भी आ जाएगा ई ए। पहले हमने क्या किया? हमने थीटा की जगह जीरो रखा तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर हमने ए के सापेक्ष में समाकलन किया, तो डी ए का अगर ए के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो क्या आएगा? ए, क्योंकि डी ए इस पृष्ठ का सूक्ष्म क्षेत्रफल का घटक है और ए जो है वो इस पूरे एरिया का घटक है। बात समझ में आई? तो ये आ जाएगा आपका फाई ई इज इक्वल टू ई ए, और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अगेन हम इसकी तुलना कराएंगे गॉस की प्रमेय से, यानी अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम जैसे ही अप्लाई करेंगे
यहाँ पे लिखेंगे फाई ई इज इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर सेकेंड, दोनों की तुलना कराएंगे तो ये आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2E इज इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अभी अभी मैंने आपको एक परिभाषा बताई थी पृष्ठावेश घनत्व की, सिग्मा इज इक्वल क्यू बाई ए। इसकी यूनिट क्या बताई थी, कूलाम मीटर स्क्वायर। तो जरा ध्यान से देखिए, जब हम इस पृष्ठ में E की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 नीचे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। तो Q बाई ए आपको दिख रहा है, तो Q बाई ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी किसी भी चालक चादर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है उसकी वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी बेटा, E इज इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देख लीजिए, समझ में ना आया हो तो दोबारा पूछ लीजिए कि कंडक्टिंग वायर में कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे। बेटा बताया तो इसमें एंगल बनेगा। अब अगर आप ध्यान से देखिए, ये हमने, आप लोग आधा लेक्चर सुनते हैं आधा लेक्चर नहीं सुनते हैं, बीच बीच में आप छोड़ के चले जाते हैं, इसीलिए आप लोगों को समझ में नहीं आता है। ये अगर हम सिलेंडर बना रहे हैं और अगर ये सिलेंडर बना रहे हैं तो ये जो एरिया वेक्टर है यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 का बन रहा है। तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। बस समझ में आई। यहाँ पर भी जो एरिया वेक्टर बना रहा है वहाँ पर भी 90 एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर भी cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे प्लस चार्ज है तो जो इसकी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो बाहर की ओर होगी। इस प्रकार ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हमारा सूक्ष्म क्षेत्रफल का घटक वेक्टर dA है। तो ये अगर इसी की डायरेक्शन में है तो एंगल कितने का बनेगा, cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। और यहाँ पर भी प्लस चार्ज के कारण इसकी जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो बाहर की ओर होगी, यानी वेक्टर E बाहर की ओर। और यहाँ पर अगर सूक्ष्म क्षेत्रफल का घटक बनाएंगे तो वो भी बाहर की ओर। तो यहाँ पर भी एंगल कितने का बन रहा है, cos 0 का, और cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो एक बार हमने ये जो एरिया लिखा हुआ है ये इस पृष्ठ के लिए, और ये जो लिखा हुआ है ये दूसरे पृष्ठ के लिए, तो इसको पहला पृष्ठ मान लो, उसको दूसरा पृष्ठ मान लो। और इसी के लिए तो हमने cos 0 रखा है, यहाँ पे cos 0 रखा है, इसीलिए तो ये वैल्यू आई। अगर cos 90 रखते तो सब 0 नहीं आ जाता भाई। 4 पृष्ठ हैं, एक पृष्ठ ये हो गया, एक पृष्ठ ये हो गया, एक पृष्ठ ये, एक पृष्ठ ये, तो इन दोनों के लिए तो cos 90 आएगा ना। और जिसके लिए cos 90 आएगा उसके लिए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होता है। अगर एरिया वेक्टर और भाई देखिए, अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारा एरिया वेक्टर है, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो cos 90 बनेगा। तो देखिए ध्यान से, ये परपेंडिकुलर बना रहा है, ये भी परपेंडिकुलर बना रहा है, तो इसके लिए cos 90 की वैल्यू 0। अब ये एक ही डायरेक्शन में और इधर ही एरिया वेक्टर, तो दोनों में cos 0 बनेगा। अब इधर देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इधर ही एरिया वेक्टर है, तो यहाँ पे कितना बनेगा, cos 0 बनेगा। और अगर cos 0 बन रहा है तो वैल्यू क्या आएगी, 1। तो 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, नो चेंजमेंट, तो ये EA प्लस EA मिलके क्या बन गया, 2EA बन गया। बेटा नॉन कंडक्टिंग के लिए कल बताएंगे, आज का जो टाइम है वो ख़त्म हो गया। और जितना हो सके उसको बैठ के देखा करिए, बीच बीच में जो लेक्चर छोड़ देते हैं वही आकर बच्चे दोबारा प्रश्न पूछते हैं, जबकि मैं पूरा डाउट पहले ही क्लियर करा देता हूं कि कहाँ पर cos 0 बन रहा है, कहाँ पर cos 90 बन रहा है। बार बार वही एक चीज़ मत पूछा करिए। बात समझ में आई। और ये तभी होगा जब आप पूरा लेक्चर बैठ के शांति से देखेंगे। बार बार अगर आएंगे जाएंगे तो फिर नहीं समझ में आएगा आपको। बेटा तार में कहाँ 2 सरफेस होते हैं, कभी तार को काटा है? तार को अगर आप बीच से काट देंगे तो
एक ही सरफेस तो मिलेगा। कल बताया तो मैंने क्लोज्ड सरफेस के लिए इनसाइड डायरेक्शन आप एरिया वेक्टर की कहाँ ले सकते हो। तो जब सिलेंडर बनेगा तो सिलेंडर में इनसाइड डायरेक्शन कहाँ लोगे, हमने तो आउटसाइड डायरेक्शन ली है ना। और ये बेलन इस बार ऐसे रखा हुआ है, परपेंडिकुलर ऊपर परपेंडिकुलर नीचे, और वहां पर कैसे रखा हुआ था इस प्रकार। तो उसमें हम एक ही तरफ तो पृष्ठ लिए थे, ऊपर नीचे वाला तो उसमें 90 हो रहा था, और ऊपर नीचे वाला 90 हो जाएगा। वायर को अगर आप काटोगे तो खोल के एक ही पृष्ठ, भाई चादर को आप लपेटोगे तो चादर में एक ही पृष्ठ तो होती, तो लपेटने के बाद में उसमें कितनी पृष्ठ बनेंगी, जब वो बेलन बनेगा तब 2 पृष्ठ बनेंगे, ऐसे तो सिंगल एक ही पृष्ठ था। अभी नहीं समझ में आया आप लोगों को? चलिए कल फिर लेक्चर ध्यान से देखिएगा, अभी इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, तो मे भी आगे वाले लेक्चर्स में आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग क्लास।